जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ और तस्वीर तो ठीक आ रही होगी। उम्मीद है। अच्छा, तो आज के पहले हम जल्दी से रिव्यू कर लें जो आप लोगों ने ये टेस्ट दिए हैं और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन था, क्योंकि मैं टाइम ज़्यादा वाई-फाई पे लगाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि इसको हम जल्दी से रिव्यू कर लें। अच्छा, इसमें एक तो इसमें पहला क्वेश्चन था जिसमें आपके पास ये था कि सबसे बेस्ट क्या चीज़ है? बेस्ट डिफरेंशिएट अल्नर डेविएशन जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी होती है और एसएलई में भी होती है। तो इन दोनों में सबसे बेहतर क्या चीज़ है जो कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करेगी? और इसमें आपको पता है कि जो एसएलई होता है उसमें जो इरोजन्स हैं वो इतनी अर्ली नहीं होते और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लेट डिजीज़ में अकर करते हैं, अगर अकर करेंगे भी तो इसलिए बाकी जो है वो चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक नहीं थी किसी के लिए भी, क्योंकि जो एब्सेंस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन वगैरह है वो तो दोनों में होती है। तो इसमें इसलिए उसके अंदर हमें कोई बहुत ज़्यादा हेल्प आउट नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब आप ये याद रखेंगे कि इसमें जो दोनों ये हैं आपकी जो ये मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स की जो सबलक्सेशन होती है, अल्नर डेविएशन होती है अल्ना की तरफ, उसमें एसएलई के साथ आपने सिर्फ एरोजन्स आपके पास एक ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा बेहतर तौर पे डिफरेंशिएट कराएगी। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें अगर आपको इस तरह का एक फ्रैक्चर दिखाया जाए जो कि लॉन्ग बोन का है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर से जो बोन मैरो है वो अब लीक करना शुरू कर देगा, और जो बोन मैरो है वो लीक करके उसमें क्या चीज प्रिडोमिनेंट होती है? उसमें फैट जो है वो प्रिडोमिनेंट उसका आइटम है। तो चूंकि अब फैट उसके अंदर प्रिडोमिनेंट होता है तो इसलिए अब इसमें जो कि लार्ज बोन के फ्रैक्चर्स होंगे, और खास तौर पे जिस तरह ये जो आपके शैफ्ट के फ्रैक्चर्स हैं, तो इन पेशेंट्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन चीज जो पेशेंट अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रॉमा विक्टिम है और एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर है, अगर उसके अंदर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है और विद इन जो लाइक 12 टू 72 आवर्स आफ्टर अक्रेंस ऑफ फ्रैक्चर, इसमें टाइम स्पैन जरूरी है, क्योंकि अगर वो 12 घंटे से पहले भी ही कर करता है तो उसमें भी आपको न्यूमोथोरिक्स और इन चीज़ों को ज़्यादा सोचना पड़ता है। लेकिन जो अगर ये जो टाइम ड्यूरेशन है 12 to 72 आवर्स, ये आपके लिए जो है जो आपका फैट एम्बोलिज्म है इसके लिए सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि जो लॉन्ग बोन फ्रैक्चर और जो ड्यूरेशन 12 to 72 आवर्स आफ्टर एक यानी एक्सट्रीमिटी या लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स, तो इसलिए आपने जो है वो करना है। और दूसरा ये है कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो है वो भी इसमें आपको आइडिया है कि होते हैं, जो पल्मोनरी एम्बोल ये इसके अंदर जो फैट एम्बोलाई होते हैं, तो इसलिए आपने उसके उसकी हिस्ट्री जो है वो भी हमने जरूर पूछनी है। तो जो एक्यूट लंग इंजरी एडिमा है वो नॉर्मली इससे जल्दी हो जाता है और काफी स्पीड से होता है। वो आफ्टर अ डे जो है नहीं होता, मतलब ये एक दिन के बाद नहीं होता, वो तो उसी वक्त ही प्रेजेंट कर जाएगा। और बाकी जो है ये जो दूसरा है उसकी हिस्ट्री के साथ चूंकि ट्रॉमा की, तो ये दोनों जो है इसके अंदर डिफरेंशियल्स नहीं फिट इन होते थे। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें आपको ये टिपिकल वही दोबारा एक पहले ही मैंने आपको दिखा चुका हूँ ये। तो इसमें आपको ये जो इसकी ओरिएंटेशन है जो बोन की वो खराब हुई हुई है, तो इसका मतलब ये है कि जो लेटरल सरफेस ऑफ मीडियल यूनिफॉर्म टू द मीडियल सरफेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल, ये जो इस जगह पे होती है, तो इसमें जो ये लिगामेंट है ये आपका लिंस फ्रैंक लिगामेंट होता है, और लिंस फ्रैंक लिगामेंट की जो डिस्ट्रप्शन है उसकी वजह से जो ओरिएंटेशन है वो खराब हो जाती है। और इसके लिए फिर आप एपी यानी कि जो ऊपर से स्पीरियो इंफीरियर व्यू यानी कि एपी व्यू और ओब्लिक व्यू, इन दो व्यूज को आपको चाहिए होता है, और उसके अंदर फिर आप इसको डिफाइन कर लेते हैं कि ये जो लिंस फ्रैक्चर डिसलोकेशन है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये मतलब इंजरी के बाद जो है वो यानी यंग एज पेशेंट है तो इंजरी के बाद जो है इसकी ज्यादा अक्रेंस है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है इसके अंदर के जो कि इस जगह पे जहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन है, यहाँ पे जो लिगामेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये वाली जो वो सेकंड ये जो कार्पल है और इसकी जो है डिस्प्लेस होके मेटाटार्सल जो है वो डिस्प्लेस होके यहाँ से इधर हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो आपका एक सेकंड, अच्छा इसके बाद जो अगला आपका था, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें ये था कि अगर पेशेंट सीवियर बर्न इंजरीज के साथ प्रेजेंट हुए
और अब आपने प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करनी है, जिसमें आपकी हेटरोट्रोपिक बोन फॉर्मेशन, या जिसको मायोसाइटस ऑसिफिकेंस भी कहते थे, अब इसको हेटरोट्रोपिक बोन फॉर्मेशन मतलब कह देते हैं। तो इसका अगर आपने असेसमेंट करनी है तो अब यानी कि जब पेशेंट की सर्जरी के लिए उसने जाना है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरत, क्या चीज ऐसी है कि जो आप बताना पसंद करेंगे? तो अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर इसकी मेच्योर हो चुकी है बोन, यानी कि आपको पूरी की पूरी बोन बनी नजर आ रही है रेदर देन फेंट कैल्सिफिकेशंस, तो अगर तो आपको वो पूरी की पूरी बोन नजर आ रही है, तो फिर तो वो फेवर करेगी कि मेच्योर हो चुका हुआ है जो ऑसिफिकेशन है। लेकिन अगर उसके अंदर वो मेच्योर नहीं हुई, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर ये प्रॉब्लम होती है कि उस सूरत में अगर आप डेब्रीटमेंट करते हैं या उस बोन को रिमूव करते हैं, तो वो उससे ज्यादा जो है वो अगली दफा जो ऑसिफिकेशन है वो डेवलप हो जाएगी। तो इसमें आपको जो कमेंट करना होता है साथ के, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्या जो मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस है या जो हाइड्रोट्रोपिक ऑसिफिकेशन हो रही है, क्या वो पूरी मैच्योर होके बोन की तरह बन गई हुई है कि नहीं। अगर तो बोन की तरह बन गई हुई है, फिर ऑपरेट कर दे उसको। लेकिन अगर वो इस तरह है कि जिस तरह कैलस फॉर्मेशन और फेंट कैल्सिफिकेशंस है, तो फिर आपने उसको जो है बताना है कि ये मैच्योर नहीं हुई, और उस सूरत के अंदर आपके पास इसकी ऑप्शन नहीं है कि आप फौरन उसको जो है वो डिब्रीटमेंट या डिब्राइटमेंट की तरफ लेके जाएं। तो लेकिन इस केस के अंदर ये पूरी मैच्योर थी, क्योंकि ये देखें आप यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी बोन, जिस तरह आप दूसरी बोन है उसी तरह वो फॉर्म हो चुकी हुई है। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 था, उसमें वही बाकी तो सारे साइंस उसके थे जो फैट पैट साइंस थे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इसमें जो टेक होम मैसेज था वो ये था कि जो रेडियल हेड फ्रैक्चर है, तो मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका जो इंटीरियर पोस्टीरियर फैट पैट साइन अगर नजर आए तो वो डेफिनेटली सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर को इंडिकेट करते हैं। वो जरूरी बात नहीं है, वो दूसरे रेडियल हेड फ्रैक्चर को भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो स्केफॉइड फ्रैक्चर्स की तरह जो रेडियल हेड फ्रैक्चर्स हैं, ये भी नॉन डिस्प्लेस्ड होते हैं, कि मतलब ये आपको बहुत ज्यादा यानी कि जिस तरह फ्रैक्चर लाइन है वो नजर नहीं आती है आपको रेडियल हेड फ्रैक्चर में। उसका सिर्फ और सिर्फ ये तरीका होता है कि थोड़ी सी मेल अलाइनमेंट जिस तरह ये बाहर को निकला हुआ है, या इस तरह का डिफेक्ट जो कॉर्टिकल डिफेक्ट है, या फिर इंफेक्शन की वजह से वहां पे थोड़ी सी हाइपरडेंस लाइन हो जाती है, जहाँ पे वो दोनों बोन्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होती हैं। ठीक है, और बाकी इसमें जो थे वो उसके ऑप्शंस आप लोगों ने सिलेक्ट भी नहीं की। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि जो इसमें आपका जो कॉर्टिकल ब्रेक जो थी वो इम्पोर्टेंट है, को के पूरा टिपिकल फ्रैक्चर जिस तरह का है उस तरह का इसमें नजर नहीं आता रेडियल हेड फ्रैक्चर में। और ये भी एंटीरियर पोस्टीरियर फैट पैट साइन के साथ प्रेजेंट होता है, मतलब मेजोरिटी। और उसमें उसकी रीजन ये है कि जॉइंट डिफ्यूजन ये भी प्रोड्यूस करता है, तो जिस तरह सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर करते हैं। फिर एक पेशेंट था जो कि 13 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट विद 3 वीक्स ऑफ हिप पेन था। ठीक है, अब इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जब आपको हिस्ट्री दे दी गई, तो उसके बाद अगर इसमें ट्रॉमा नहीं है, तो फिर आपको जो ट्रॉमेटिक वाली ऑप्शंस है वो भी रूल इन रूल आउट कर देनी चाहिए। मतलब इसमें जो सेकंड मोस्ट कॉमनली सिलेक्टेड ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी द एक्यूट ट्रॉमेटिक, इसमें ट्रॉमेटिक का वर्ड आ गया, साल्टर टाइप 1 फ्रैक्चर। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या स्लिप्ड कैपिटल फेमोरल एपिफिसिस भी टाइप 1 फ्रैक्चर है? तो बिल्कुल है, उसको टाइप 1 में ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसमें भी वो स्लिप करती है जो एपिफिसिस है। तो लेकिन ये प्रॉब्लम इसलिए उसमें है कि अगर वो ये वर्ड ट्रॉमेटिक ना होता है इसके अंदर, तो फिर अब हम ये अगर इस सिर्फ इसमें साल्टर हैरिस या साल्टर 1 टाइप फ्रैक्चर दिया होता, तो फिर ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जो उन्होंने इसके अंदर ट्रॉमेटिक दे दिया है, तो ट्रॉमेटिक की वजह से अब आपने इसके अंदर वो यूज नहीं करना। लेकिन जो अगर उसके साथ उससे बेहतर ऑप्शन जो है वो स्लिप्ड कैपिटल फेमोरल एपिफिसिस का वर्ड ही दे दिया गया है, तो वो आपको आइडिया। और इसके अंदर आपको वो लाइन ऑफ क्लेम जो होती है, जिसमें आप देखते हैं तो यहाँ से जो वो उसके अंदर लाइन होती है वो प्रॉपरली क्रॉस करनी चाहिए, तो वो इसके अंदर नहीं कर रही, और वो मीडियली जो है ना वो डिस्प्लेस हुआ पड़ा है। इस जगह से ना मीडियली अंदर को आया हुआ है, तो इसलिए जो है ना ये इसमें मेरे ख्याल से बेहतर है। यहाँ पे थोड़ी ज्यादा इसके अंदर जो स्लिपिंग है वो आई हुई है।
ठीक है, और supposed to medial in course of late stage morphology of appears different short on AP view। तो यही इसमें है कि मतलब आप इस इमेज को दोबारा देख लीजिएगा, वैसे वो ज्यादा जो है वो ऑपोजिट होता है, लेकिन इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ उसकी वाइडनिंग मेरे ख्याल से जो है उसको ज्यादा उन्होंने इंडिकेट किया हुआ है कि ये जो इसके अंदर इसका एरिया है दोनों के दरमियान, ये दूसरी साइड से ज्यादा वाइडन कर चुका हुआ है। तो ये भी जो है इसकी उसके लिए ही है। हाँ, ये इंटरसेक्ट हो रही है इसमें लाइन ऑफ क्लेम, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये शायद थोड़ा सा क्रॉनिक हो चुका हुआ है, तो इस वजह से इन दिस केस ऑफ लेट स्लिप्स, तो इसमें ये है कि ये लेट स्लिप है, तो इस वजह से वो शायद इतना एक्यूट उसकी फाइंडिंग नहीं आ रही। लेकिन अब इसमें जो उन्होंने इंडिकेशन दी है या जो वो फाइंडिंग है वो दोनों को कंपेयर करने में था कि इसमें जो है वो आपका जो ये जो इसके दरमियान में जो ग्रोथ प्लेट का साइज है वो लेफ्ट साइड पे, अब अगर आपको मैं इनको कंपेयर कराऊं तो ये देखें, एक ये नॉर्मल साइड है जिसमें ये ग्रोथ प्लेट की जो सेपरेशन है वो ये है, और इसके अंदर अब आप देखेंगे सेपरेशन कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये जो कि सेपरेशन बढ़ चुकी है, तो इसकी वजह से इसने इसको स्कफी के तौर पे जो है वो कर दिया। जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो मतलब हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना इसको, स्लिप्ड कैपिटल मोस्ट लाइकली इट्स गोइंग टू बी टुवर्ड्स द मीडियल एंड इंफीरियर साइड, यानी कि अंदर को स्लिप कर जाती है। लेकिन अगर कोई भी किसी वजह से भी स्लिप हुई है तो वो तो आपने उसमें करना है। और लेकिन इसमें जो फाइंडिंग थी वो थोड़ी डिफरेंट इस तरह थी कि इसमें जो है फाइसिस की जो लाइन थी उसकी वाइडनिंग थी कंपैरेटिव टू द इन कंपैरिजन टू द अदर साइड। ठीक है, तो ये आपने देख लिया इसको, इन दोनों को, नॉर्मल साइड और ये एबनॉर्मल साइड जिसमें ये वाइडेंड हुई थी। अच्छा, उसके बाद फिर अगला पेशेंट था। हाँ, इसमें ये था कि इसमें दो के दरमियान में जो टाई थी, जो म्यूलर वीस या मुलर वाइस जो डिजीज है, इसमें क्रॉनिक नेविकुलर फ्रैक्चर को मतलब आप कहते हैं। इसमें जो था ये फ्रैक्चर की अगर आप अपीयरेंस देखें तो इतना क्रॉनिक किस्म का नहीं था, उसके साथ फिर इसकी मॉर्फोलॉजी भी अल्टर्ड हो जाती है, तो वो भी नहीं थी ये इतनी ज्यादा। तो ये बेसिकली सिंपल जो है वो नॉन डिस्प्लेस्ड नेविकुलर फ्रैक्चर था, जो कि इसमें भी नजर आ रहा था आपको पूरे का पूरा, और इसमें भी नजर आ रहा था। जो आपकी कोलर डिजीज थी, अ, उसमें जो है वो आपका स्क्लेरोसिस। अच्छा, इसमें जो ये था ना, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से शायद विंडोइंग की वजह से इस तरह का जो था स्क्लेरोसिस आ रहा है, नहीं तो अदरवाइज जो है वो इसमें इतना ज्यादा नहीं था। और ये जो लाइन थी ये बड़ी टिपिकल, ना इसके मार्जिन अभी कोई बहुत ज्यादा स्क्लेरोज हुए में ना कुछ और है, और स्पेशली एक्सरे में भी ये जो है एक्यूट फ्रैक्चर था। अगर आपका इसमें कोलर्स डिजीज होता जिसमें नेविकुलर की एवीएन हो जाती है और वो क्लैप्स कर जाता है, तो उसमें फिर वो डिफ्यूजली, तो साइज भी आपको पता है कि वो छोटा हो जाता है, और उसकी जो इंटेंसिटी है वो बाकी बोन से काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। तो इसमें इस तरह भी कोई चीज नहीं थी कि उसका स्क्लेरोसिस बाकियों से कोई ज्यादा हुआ हो, तो इसलिए इसकी जो मोस्ट लाइकली जो थी वो डिफरेंशियल वो नेविकुलर फ्रैक्चर, सिंपल नेविकुलर फ्रैक्चर था। अच्छा, उसके बाद फिर ये एक था इसमें। अच्छा, इसमें जो हमारा मैच था वो बेसिकली प्लास्टिक फ्रैक्चर ऑफ रेडियस और टॉरस फ्रैक्चर ऑफ रेडियस में था, क्योंकि यंग पेशेंट था। तो उसमें जो प्लास्टिक फ्रैक्चर होता है ना, उसमें कॉर्टिकल ब्रेक या बकलिंग नहीं होती, वो बेसिकली सिर्फ टेढ़ी हुई होती है बोन। ठीक है, यानी कि एबनॉर्मल बोइंग नजर आती है आपको, यानी कि जो बोन है वो बिल्कुल इस तरह टेढ़ी सी हो रही है, लेकिन वो आपको कहीं पे मतलब कॉर्टिकल ब्रेक और बकलिंग ये जो बच्चों में ज्यादा होती है ये नजर नहीं आती। तो अगर आपको इसमें, जिस तरह इसमें आपको ये पूरे का पूरा कॉर्टिकल बकल नजर आ रहा था ये दोनों साइडों से, बेशक आपको इतनी ज्यादा क्लियर वो लाइन नहीं थी फ्रैक्चर लाइन, लेकिन इस बक्कल का मतलब यंग एज के अंदर ऑलमोस्ट फ्रैक्चर ही होता है, और कोई रीजन नहीं है इसकी बकलिंग की यहाँ पे कॉर्टेक्स की। तो इसलिए ये जो था ये टॉरस यानी कि जो बच्चों का फ्रैक्चर होता है वो था। और फ्रैक्चर लाइन इसमें आपको भी आइडिया है कि इतनी ज्यादा हमें कभी भी क्लियर नजर नहीं आती, इसमें सिर्फ बकलिंग से ही हम इसको पकड़ते हैं, तो इसलिए इसमें था। और दूसरा ये, चूंकि सिंपल टॉरस फ्रैक्चर कॉमन होते हैं तो ये एनएआई के अंदर नहीं जाते। एनएआई के अंदर जो है वो आपके मेटाफिजियल और एपिफिजियल जो है वो ज्यादा जाते हैं। डायफिजियल फ्रैक्चर्स होते हैं लेकिन वो उनको हम डायग्नोस्टिक नहीं कंसिडर करते। मेटाफिजियल को हम जरूर, अगर ये मेटाफिजियल रीजन में होता है इस जगह पे करके कहीं, तो फिर हमने इसको एनएआई के लिए जरूर कंसिडर करना था। उसके बाद इसमें तो स्टर्नम, यहाँ पे स्टर्नोक्लिडो ऐसी है जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से जो है वो पोस्टीरियरली आई पड़ी थी। जो ये आपकी क्लेविकल थी तो उसकी पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट हो चुकी थी। तो अब उसमें आप लोगों को भी पता है कि ये जो पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट अगर हो जाए इसकी,
स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट के अंदर इसकी क्लेविकल की। तो दिस मींस कि ये बहुत सिग्निफिकेंट इंजरी है, और इसने आगे जाके अंदर जो मीडियस्टाइनम है तो उसके अंदर, क्योंकि आपको भी पता है कि इसके फौरन पीछे वेस्कुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाते हैं थाइमस के फौरन बाद। तो अगर इतना इम्पैक्ट है कि उसने बोन तोड़ के अंदर कर दिए, तो इसका मतलब ये है कि ये सिग्निफिकेंट इंजरी है। तो इसका और दूसरा ये है कि ये हाईली एसोसिएटेड होती है स्पीरियम मीडियस्टाइनल इंजरी के साथ, जो बाकी ऑर्गन्स की इंजरी के साथ होते हैं, मतलब इन्हीं के जिसमें डिफरेंट आपके वेसल्स, ट्रेकिया और जो वेनस स्ट्रक्चर्स, आर्टीरियल स्ट्रक्चर्स और ट्रेकिया इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद हाँ, ये इम्पोर्टेंट था, इसमें मेरे ख्याल से आप लोग मेजोरिटी जो है वो गड़बड़ कर चुके थे। तो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, वो इसकी एक फाइंडिंग है, वो ये होता है कि जब जो आपका यहाँ से ये इसकी पोस्टीरियर आर्च है जो C1 है, और ये इसकी एंटीरियर आर्च है C1 की, और ये टिप ऑफ ऑडेंटॉइड प्रोसेस है ये वाला, ठीक है। ये जो आर्च है, मतलब ये इस तरह होती है आर्च, ये आप देख रहे हैं इस तरह, और जो टिप है ना ऑडेंटॉइड की वो इस तरह होती है इसके अंदर पड़ी हुई, और इनके इस साइड पे ये वाली साइड है, यहाँ पे होता है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, जो कि इसको, इस आर्च को आगे नहीं जाने देता है, ठीक है। अब अगर आपका ये जो लिगामेंट है ये किसी तरह ब्रेक हो जाता है, तो फिर जो आपका टिप है ऑडेंटॉइड की, उसके पीछे से यहाँ से तो लिगामेंट ही ब्रेक कर गया, तो अब क्या होगा, अब ये आगे जा सकता है आर्च। तो आर्च को इसके साथ जो होल्ड करता है वो इस जगह पे, यानी कि इसकी बैक साइड से एक जो लिगामेंट है उसको हम ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट या ट्रांसवर्स लिगामेंट कहते हैं। और जब भी ये आगे जाएगा तो ये वाला जो लिगामेंट इसके पीछे, जिसने इसको इसके साथ पकड़ के रखा हुआ था, वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि जो है, अगर ये इनकी सेपरेशन हुई है, तो जो मोस्ट लाइकली जो इसकी कॉज होगी वो ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट की जो है वो रप्चर होगी। और इसमें इसमें लिखा हुआ लिगामेंट इज मोस्ट लाइकली नॉर्मल, इसमें इसमें वही दिया है कि ये जो ट्रांसवर्स लिगामेंट की जो है इसमें प्रॉब्लम है। और सेकंड जो इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, जो एलर लिगामेंट होता है वो तो यहाँ पे होता है ना, तो उसका इसके साथ तो कोई ताल्लुक नहीं, मतलब वो यहाँ से तो फिक्स होगा, लेकिन वो अगर टूटा भी सही तो ये दोनों चीजें साथ मूव करेंगी, क्योंकि इन दोनों की आपस में जो जंक्शन है वो ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट ने उसको पकड़ के इस तरह रखा होता है। और कई दफा आपने देखा होगा कि जो डिजेनरेटिव जो है डिजीज, उसके ऊपर जो है उसकी वजह से क्या होता है कि ये फिर कई दफा थिकनिंग भी हो जाती है इस लिगामेंट की। और जो ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट है उसके ऊपर से फिर ये एक लाइन जा रही है ब्लैक सी, जो यहाँ से जाके पूरी की पूरी ऊपर से जा रही है। इसको क्या कहते हैं, इसको टेक्टोरियल मेम्ब्रेन मतलब कहा जाता है। और ये जो है इसकी भी इंटेग्रिटी इंपॉर्टेंट होती है कि ये जो है क्या ये इंटैक्ट है या नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें ये ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट जो कि इसके पीछे नजर आना चाहिए था यहाँ से जाता हुआ, वो तो रप्चर्ड है, लेकिन जो इसकी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, यानी जो उसके ऊपर होती है, तो वो इंटैक्ट है, उसका प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, क्योंकि वो हमें यहाँ से जाती हुई पूरी की पूरी नीचे तक नजर आ रही है। वो थोड़ी सी एलिवेटेड जरूर है, उससे थोड़ा सा हेमार्थ्रोसिस, ये सॉरी ब्लीड शीट हुई हो जिसकी वजह से थोड़ा सा एलिवेट कर गई, नहीं तो अदरवाइज इसके पीछे आपको एक सर्वाइकल ट्रांसफर सर्वाइकल का बढ़ जाता है, और बाकी इसमें नहीं होते कोई भी, ये जो है ना। अच्छा जी, उसके बाद फिर एक ये था, इसमें जो पेशेंट था उसके अंदर, ये बड़ा सिंपल सा पेशेंट था, ये आप लोग बड़ा कॉमनली देखते होंगे कि यहाँ पे ये जो इसकी PLL है, या जो इसका यहाँ पे, इसकी यहाँ पे थिकनिंग है, उसके बाद यहाँ से डिस्क जो है वो पोस्टीरियरली बल्ज कर रही है। हमेशा जो सर्वाइकल स्पाइन है उसके एक बात याद रखनी है कि उस स्पाइन के आगे और स्पाइन के पीछे दोनों साइडों में CSF नजर आना लाजमी है, चाहे पेशेंट किसी भी पोजीशन में हो। अगर किसी वजह से जो आपके स्पाइन के अगले और बैक साइड पे CSF नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि इनडेफिनेट इनवेरिएबली वो सर्वाइकल स्पाइनल स्टेनोसिस है, कि उसमें स्पाइन स्पाइन के ऊपर अब कंप्रेशन आ चुका हुआ है। तो अब उसकी वजह से क्या होता है कि जब आपकी कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे ब्लड फ्लो थोड़ा सा अल्टरनेट होता है, उसके ऊपर इम्पिंजमेंट आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिव माइलोपैथी। कि कंप्रेशन की वजह से जो स्पाइन है उसमें एब्नॉर्मल सिग्नल्स आने शुरू हो जाते हैं, और वो फिर, और उसकी क्या निशानी है, यहाँ से आपको इसकी फोकल स्टेनोसिस, इम्पिंजमेंट ओवर कॉर्ड और माइलोपैथिक चेंजेस, ठीक है। ये सारी की सारी अगर फाइंडिंग्स आपको नजर आ रही हैं, तो ये मोस्ट लाइकली इसकी जो कॉज है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो क्या ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहाँ होता है,
वो हमेशा अमूमन पेरिफेरी के जो वाइट मैटर एरियाज होते हैं, कि जो ब्रेन होता है ना, उसमें ग्रे मैटर बाहर होता है, वाइट मैटर अंदर होता है। लेकिन जब स्पाइन में आते हैं तो उल्टा हो जाता है, ग्रे मैटर अंदर चला जाता है, वो जो सेंट्रल एच बन जाता है उसका, और जो व्हाइट मैटर है वो बाहर चला जाता है। तो जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसको आप ब्रेन में जहाँ देखते हैं तो आप उनको पेरीवेंट्रिकुलर देखते हैं, लेकिन जब आप स्पाइन में देखते हैं तो आप उसको साइड वाइज ज्यादा ट्रैक करते हैं, क्योंकि सेंट्रल जो एच है ना, वो तो ग्रे मैटर है ना, तो उसमें तो मतलब ऐसी चीज नहीं है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स नहीं होंगे कि वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इन्वॉल्व हो। सेंक्स जो होता है वो हमेशा किस तरह होता है कि उसमें सेंट्रल कैनाल जो है वो, या जो कैविटेशन डेवलप होती है कॉर्ड के अंदर, तो वो कभी भी जो आपका ये T1 है उसमें वो फ्लूइड जैसा नजर आना चाहिए, जिस तरह ये है। यहाँ पे तो ये फ्लूइड जैसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सिरिंक्स का मतलब ही यही है कि इसके अंदर फ्लूइड है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्या था, कॉर्ड ट्यूमर कभी भी इस तरह नहीं प्रेजेंट करता, आपको पता, वो एक्सपेंशन होती है उसकी कॉर्ड की और वो बड़ा नजर आता है। और तीसरी चीज जो है OPLL, OPLL जो होता है ना, मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। वो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो एक थिन थिन सी लाइंस चल रही हैं, ये यहाँ से स्टार्ट हुई और ये वो, अच्छा यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखें, ये जो थिकन सा एरिया पड़ा हुआ ना पीछे, ये देखें, ये जो ब्लैक सी एरिया जो थोड़ा डल, ये है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, और इसने इसको पकड़ के आगे साथ रखा हुआ है। उसमें आपने देखा था कि सिर्फ मेम्ब्रेन थी और उसके पीछे जो ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट था वो वहां पे मौजूद नहीं था, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि ये जो अगला वाला पार्ट है ये आगे निकल गया था। अच्छा खैर, इसमें जो है ना, ये जो जो OPLL होता है, ऑसिफिकेशन ऑफ पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, वो नॉर्मली एक तो सिंगल फोकल नहीं होता, वो हमेशा डिफ्यूज होता है, कम से कम 2 से 3 वर्टिब्रल बॉडीज तक आ रहा होता है। और उसमें ये जो यानी कि पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है, जो आपको ये थिन सा बैंड से नजर आ रहे हैं इन दोनों के दरम्यान में, क्योंकि जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है वो आपको पता है कि सिर्फ मार्जिन पे अटैच होता हुआ जा रहा होता है और वो वर्टिब्रल बॉडी के साथ अटैच नहीं होता। तो जब उसकी थिकनिंग होती है तो आपको ये वाले जो एरियाज हैं जो इसके दरमियान के, ये भी खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर वो पीछे को प्रेशर डालता है और मल्टी लेवल लॉन्गिट्यूडनल सा होता है। तो इसलिए जो है ना, इसमें ये आपका सिंपल डिजेनरेटिव चेंजेस थी, इसमें और कुछ भी नहीं था। अच्छा जी हाँ, इसमें एक पेशेंट था, इसमें आपके असल में जो ट्रिक था वो ये था कि आपको ये बताना चाहिए कि 31 ईयर्स के बाद जो है वो रेजिडुअल ट्यूमर नहीं होते या रिकरेंट ट्यूमर नहीं होते। ये तो नहीं हो सकता ना कि उसको एक मेलिग्नेंट फाइब्रस हिस्टियोसाइटोमा या प्लियोमॉर्फिक सार्कोमा था और वो फिर ट्रीट हुआ और फिर वो 31 साल से रुका रहा और अब फिर वो एकदम से दोबारा बड़ा होना शुरू हो गया। तो वो तो मतलब लॉजिकली भी ठीक नहीं हो सकता। जबकि उसके अगेंस्ट आपको ये बड़ी दफा बताया गया है कि अगर इस तरह के पेशेंट्स ट्रीट होते हैं जो सार्कोमा के होते हैं, तो नॉर्मली वो किस चीज पे होते हैं साथ, एक तो वो आपको ट्रीटमेंट सर्जिकल होती है, लेकिन दूसरा उसके साथ रेडिएशन थेरेपी जरूर करते हैं उस एरिया के अंदर। तो जो रेडिएशन थेरेपी वाले रीजन्स होते हैं उसमें फिर जो है ना, सेकेंडरी ऑस्टियोसार्कोमा की जो कॉज है, जो सेकंड पीक आती है ऑस्टियोसार्कोमा की, तो उसके अंदर उसकी रीजन ही सिर्फ ये होती है कि वो रेडिएटेड एरियाज जो है या पोस्ट रेडिएशन जो एरियाज है वहां पे जो है बोन के अंदर मतलब चेंजेस आती हैं और वो ऑस्टियोसार्कोमा बन सकता है। तो इस पेशेंट में हिस्ट्री थी पहले मैग्नेट फाइब्रस हिस्टोसाइटोमा की, और उसके बाद उसको रेडिएशन से ट्रीट किया गया, और अब 30 साल के बाद वो वहां पे एक नया ट्यूमर बना है। तो उसके रेजिडुअल होने के चांसेस ऑलमोस्ट निल है, क्योंकि इतना एग्रेसिव ट्यूमर 31 साल तक वैसे तो नहीं पड़ा रहेगा ना। तो इसलिए एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी, और दूसरा ऑब्वियसली आपको इस चीज का पता होना बहुत जरूरी है कि जो सेकेंडरी ऑस्टियोसार्कोमास होते हैं उनके लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो पिछली रेडिएशन की हिस्ट्री या पिछली प्रीवियस ट्रीटमेंट हिस्ट्री के बाद ही नॉर्मली वो बनते हैं। डी नोवो लेस लाइकली होते हैं कि वो खुद ही एकदम से बन गए, वो बहुत लेस लाइकली होते हैं। लेकिन आपको अगर एग्जाम में आएगा तो दैट्स मोर लाइकली कि वो आपको इस तरह का वो इंडिकेशन देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 था, उसमें हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें, क्योंकि पहली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसको देखें आप, ये एक लीजन पड़ा हुआ है जो कि अगर आपको इस तरह का एक एंडोस्टियल स्कैल्पिंग के साथ, एंडोस्टियल स्कैल्पिंग क्या होती है कि ये जो है एक तो बाहर वाला पेरियोस्टियम और ये बाहर वाला बोन का एरिया ना, जो ये लाइन चल रही है, एक इसके अंदर भी तो है ना, ये जो लाइन जा रही है, जो ये हाइपरडेंसी लाइन है जो इसके साथ साथ जा रही है, और ये एक बाहर लाइन है। ठीक है, जो एंडोस्टियल स्कैल्पिंग होती है वो अंदर की लाइन को छेड़ता है, वो बाहर की लाइन को नहीं छेड़ता। मतलब वो एंडोस्टल स्कैल्पिंग, अब आप इधर देखें कि यहाँ से ये जो इसकी बाहर ये जो थिकनिंग है कॉर्टेक्स की, ये अंदर वाली लाइन सही आ रही है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि ये डिप की है अंदर को, यानी कि ये यूं अंदर को जा रही है। अब ये जो फीचर है
इसके अगेंस्ट यानी इसके साथ ही अगर आप देखें तो बोन एक्सपेंडेड नहीं है इतनी ज्यादा, वो अनलेस कि यहाँ पे थोड़ी सी आपको लग रही है, लेकिन ये सारी की सारी जो फीचर है ये आप इन सारों को देखें तो ये बोन में आपको अंदाजा हो रहा है कि कॉर्टेक्स थिक है। लेकिन यहाँ पे आगे क्या हुआ है कि कॉर्टेक्स की थिनिंग है, लेकिन बाहर वाली साइड से नहीं है, अंदर वाली साइड से बाहर को यानी कि उसने किया हुआ है। लेकिन बोन क्या एक्सपेंडेड है, बोन एक्सपेंडेड नहीं है। जो एंड ऑस्टियल स्कैलोपिंग है ना वो ऑलमोस्ट पैथोग्नोमिक होती है, अगर आपको वो फिंगर्स में या इसमें जो आपके ये मेटाकार्पल्स इनमें नजर आ जाए। तो अब चूंकि ये मेटाकार्पल में आपको एंड ऑस्टियल स्कैल्पिंग नजर आ रही थी, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेंसाइल बेसिकली ये लीजन नहीं है, ये एंडोस्टियल स्कैल्पिंग वाला लीजन है कि जिसने अंदर से उसको एक्सपेंड किया हुआ था। और थोड़ी बहुत अगर उसने एक्सपेंशन कर भी थी तो इस तरह का जो लीजन जो इतना अपेरेंटली बिनाइन है, इसके अंदर आपके पास जो है ये कौन सा लीजन होते हैं जिसको आप डीएनटी लीजन कहते हैं, डू नॉट टच लीजन। तो इसका मतलब ये है कि अगर बिनाइन एनकॉन्ड्रोमा, और ऑब्वियसली एनकॉन्ड्रोमा ही होता है, तो इसमें आपको कई दफा कॉन्ड्रॉइड मैट्रिक्स मिल जाता है, कई दफा नहीं भी मिलता, लेकिन जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी जो पैटर्न ऑफ एंडोस्टियल स्कैल्पिंग है दैट्स ऑलमोस्ट पैथोग्नोमिक, ठीक है। तो अगर वो आपको ये मिल रहा है ना तो फिर आप इसको कुछ नहीं करते, आपने ना इसको बायोप्सी कर ना आपने इसको सीटी करना है फर्दर, क्योंकि आपका इसका कोई काम नहीं है। और तीसरी चीज ये है कि इसकी एक्सटेंसाइल नेचर इस तरह की नहीं होती कि ये पूरी की पूरी बोन को एक्सपेंड करके बैठ जाए। एंडोस्टियल स्कैल्पिंग, ठीक है, ये याद रखना है आपने। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 था, और उसमें जो था ना वो आपके पास एक ये बड़ा टिपिकल सा पिक्चर थी जो कि मैं दिखाई थी आपको कि ये जो है ना इधर से मीडियली वो रेडियस जो है वो अंदर को इनगोइंग कर रही है और वो थोड़ा सा नीचे को ग्रो की हुई है। तो ये टिपिकल जो है मेड लंग डिफॉर्मिटी या मैड लंग डिफॉर्मिटी इसको कहते हैं। अब टर्नर सिंड्रोम में ये अकर करती है, ये आप याद रखें कि मेड लंग डिफॉर्मिटी होती है, लेकिन वो थोड़ी सी मतलब इससे इस तरह की नहीं होती, मतलब उसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से उसकी पिक्चर आती है, लेकिन होती है उसमें, ठीक है। अ, ठीक है, और दूसरा इसमें बाकी तो सारे फीचर्स नहीं बनते थे इसमें किसी तरह भी। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 था। इसमें हाँ, जो था ना वो ये था कि उन्होंने ये पहले की तस्वीरें और ये बाद की तस्वीरें, यानी जब पेशेंट प्रेजेंट हुआ है तो आपको ये वाली पिक्चर्स दी गई है, और जबकि जो जब पेशेंट का पहले जो स्कैन था यानी कि जो कुछ अर्सा पहले का था वो ये वाला था। तो इसके दरमियान में क्या हुआ, इसके दरमियान में सिर्फ ये हुआ है कि हाइड्रोकेफलस डेवलप हो गया, कि पहले वो बिल्कुल क्लैप्स था लंग, वो जो था सॉरी वेंट्रिकल, लेकिन अब वो जो है वो क्या हुआ है कि वो वेंट्रिकल डायलेट कर गया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो शंट है उसने कोई जो है वो काम छोड़ दिया है। तो उसका मतलब ये है कि जो अगर आपका शंट डिस्कनेक्शन हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि शंट को जब जो पेशेंट्स होते हैं खासकर बच्चों में वो ग्रो करते हैं तो शंट तो पड़ा होता है, उन्होंने गो के फोल्ड करके रखा होता है, लेकिन कई बार ग्रो करते हैं वो आपस में डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो वो अगर डिस्कनेक्शन हो जाए, क्योंकि पहले एक बाहर वो पड़ा होता है उसका जहाँ पे उसने ब्रेन से बाहर ला के रखा होता है और उसके अंदर शंट डाल के फिर उसको नीचे पेरिटोनियम तक लेके गए होते हैं सबक्यूटेनियसली। तो अगर उस दौरान कहीं पे वो डिस्कनेक्शन हो जाए तो फिर यानी कि वो चीजें आपस में हट जाए तो फिर क्या होगा, फिर ऊपर से हाइड्रोकेफलस हो जाएगा। उसके अलावा ये है कि जाहिर बात है कि अगर इन्फेक्शन हो गई है या जो सीएसएफ फोमा बन गया है एब्डोमेन के अंदर, जिसे हमने पिछले देखा था, तो उन सारी कंडीशंस में ये है कि तब भी हाइड्रोकेफलस हो सकता है, और इसी वजह से मेनिंजाइटिस भी हो सकता है कि वो इन्फेक्शन असेंड भी कर सकती है। तो इसलिए याद रखना। और जो इसमें जो नॉन कंप्लायंट वेंट्रिकल सिंड्रोम है ना, उसमें ये होती है पोजीशन, यानी कि उसमें बिल्कुल ही कोलैप्स करता है, तो उसमें डायलेट नहीं करता। तो इसलिए जो कुछ लोगों ने ये सिलेक्ट किया था नॉन कंप्लायंट स्लिट वेंट्रिकल सिंड्रोम, तो वो अगर बिल्कुल ही कोलैप्स्ड वेंट्रिकुलर चेन आपको दिखाएं उसके साथ, तो वो इसकी ओवर ड्रेनेज की एक फीचर है। तो आपको नॉर्मल वेंट्रिकल नजर आने चाहिए, उनको बिल्कुल कोलैप्स्ड वेंट्रिकल नहीं नजर आने चाहिए, क्योंकि इसका प्रेशर आप एडजस्ट कर सकते हैं गेज के साथ ना कि कितने प्रेशर से उसको निकालना है। तो अगर आप उसका प्रेशर ही एडजस्ट नहीं करेंगे तो जैसे फ्लूइड बनेगा वो सारे का सारा पेरिटोनियम में ड्रेन होता जाएगा, तो वो फिर आपके जो है हेडेक्स और इस तरह की चीजों के साथ पेशेंट आएगा। दूसरी चीज ये होती है कि जब शंट प्लेस करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो डीकम्प्रेस करते हैं ब्रेन्स, तो जो यानी कि वेंट्रिकल्स हैं जब वो डीकम्प्रेस करेंगे तो स्पॉन्टेनियस ब्लीड भी हो सकते हैं, यानी कि बायलैटरल सबड्यूरल हेमरेजेस के साथ भी जो है वो पेशेंट इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये सही था आप लोगों का तकरीबन सारों का। इसमें आपसे सिर्फ उन्होंने ये पूछा हुआ था कि जो यहाँ पे ये वाला येलो एरिया है, ये वाला,
तो सारी बात है कि यहाँ पे तो आपको पता है कि दोनों जो एरियाज हैं वो यहाँ से आपके ट्रांसफर साइनस से ही ड्रेन होते हैं और वेन ऑफ लेबिस से ड्रेन होते हैं, वो भी इसके नीचे यहीं पे आगे इंसर्ट हो रही होती है। तो ये सिर्फ उसके लिए था कि आपको वीनस जो ड्रेनेज है उनकी भी जिस तरह आपको आर्टीरियल के एमसीए की टेरिटरी, एसए की टेरिटरी, पीसीए की टेरिटरी सारी याद होती है, तो वेन्स की टेरिटरी भी जो है ना आपको साथ साथ याद होनी चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 था, ये अच्छा क्वेश्चन था लेकिन आप लोगों ने बस चला, बहुत सारों ने इसको सही किया था। तो लेकिन कुछ लोगों ने इसको मेरे ख्याल से एब्सेस और फिर एडम 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 के लिए एक बात याद रखें कि नॉर्मली एडम जो है ना, नॉर्मली वो 6-7 साल से बाद में प्रेजेंट नहीं करता, यानी कि जो उसकी प्रेजेंटेशन एज है ना वो यंग है। इवन कि कुछ लोग तो कहते हैं 2 से 4 साल के बाद एडम नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि हम मतलब थ्योरेटिकल वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं तो उसमें ये होता है कि अ, आप कर सकते हैं लेकिन वो इतनी ओल्ड एज में नहीं आता। 32 ईयर्स में आप एडम के तौर पे उसको पेशेंट को प्रेजेंट कर रहे हो, वो लेस लाइकली है, बहुत लेस लाइकली है। बाकी एब्सेसिस में ऑब्वियसली एब्सेस तब बनती है जब वो मार्जिनेट कर जाती है। तो पहले होता है अर्ली सेरेब्राइटस, फिर लेट सेरेब्राइटस, फिर अर्ली कैप्सूल फॉर्मेशन और फिर लेट कैप्सूल फॉर्मेशन। तो जब आप लेट कैप्सूल फॉर्मेशन हो जाती है आपकी एब्सेस की, तो उसके बाद फिर एब्सेस के साथ पेरिफेरल में डीमा नहीं रहता। तो इसमें तो अगर आप देखें तो आपको इसमें यहाँ पे ये बाहर भी सारे का सारा एरिया नजर आ रहा था। तो अगर एब्सेस होती तो T2 पे भी बस आपको ये जो एरिया है ये आपको सिर्फ नजर आ रहा होता है, इसके बाहर कोई चीज नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर कैप्सूल फॉर्म हो गया और अगर कैप्सूल फॉर्म नहीं हुआ तो इसका मतलब फिर क्या है कि वो तो अभी बना ही नहीं, उसके एब्सेस फॉर्मेशन हुई नहीं। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 18 था, ये टिपिकल पाकिस्तानी पॉपुलेशन में हमारे लिए बड़ा एक कॉमन है, तो आप लोग देखते रहते हैं, और वो ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस बेसल लेप्टोमेनिंजियल एनहांसमेंट होती है और उसके साथ बेसल मेनिंजेस इन्वॉल्व होती है। और चेस्ट रेडियोग्राफ भी उन्होंने दिया हुआ था। और दूसरी जो पिक्चर इस तरह की आपको एग्जाम में दिखाई जा सकती है वो न्यूरोसार्कोइडोसिस की एक है इनके पास, यानी कि जो एग्जाम में होती है। तो अगर आपको वो मुतमिन ना हो रहे हो आपसे ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस होंगे, तो न्यूरोसार्कोइडोसिस की भी कई बार जो पिक्चर है वो इसी तरह के नोडुलस इनहांसिंग एरियाज आते हैं। लेकिन ये चूंकि सिमेट्रिकल बेसल मेनिंजेस में होते हैं वो थोड़े से ऊपर होते हैं, मतलब मीडियल लेटरल साइड पे कहीं भी हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर एक और ये पेशेंट था, ये आप लोगों ने मतलब तकरीबन सारों ने ये इसने इसमें कैच इसमें था इस इमेज में। ये कौन सा इमेज है? ये DWI इमेज है। जो DWI में जो रिस्ट्रिक्शन आ गई है तो समझेंगे आपकी जिंदगी जो है वो बहुत आसान हो चुकी है। और उसके अंदर ये जो था एरिया, ये वो डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन के साथ आ रहा था, तो ये मोस्ट लाइकली एक्स्ट्रा एक्सियल या एम्पाइमा का जो पेशेंट था वो था। एम्पाइमा होती है एक्स्ट्रा एक्सियल, तो इसलिए जो है ये सारे के साथ सारे मोस्ट लाइकली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सब ड्यूरल है। तो लेकिन ये मतलब अ, अब लेकिन अगर उन्होंने एक एक्स्ट्रा वो एक्सियल दे दिया तो फाइन कि आप उसको उसके साथ कर लें। कि ये ड्यूरा के साथ ही बल जो के वापस आ गई हुई है। और जो यानी कि यहाँ पे लेकिन चूंकि साइनोसाइटिस भी है तो इसलिए जो है ये मेनिंजाइटिस भी हुआ हुआ है साथ। और आई मोस्ट लाइकली इसमें इस साइनोसाइटिस के साथ जैसे मेनिंजाइटिस हुआ फिर ड्यूरा आई, उसके बाद उसके नीचे नीचे फिर जो है वो पस डेवलप हो गई और वो उसने एम्पाइमा बना दिया। अच्छा जी, उसके बाद फिर जो है ये था, हाँ अच्छा इसमें मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग ये इमेज देखते हैं ना तो यहाँ से आपको ये पता लग जाना था कि ये सारे तो हेमरेज हो गया, तो ये क्या है? ये कौन सा ऐसा हेमरेज तो नहीं हो सकता ना कि जो इंट्रावेंट्रिकुलर और उसके बाद सीधा सीधा जो है वो ये जो पोस्टीरियर एरिया है, ये हाँ इंटर हेमिस्फेरिक रीजन है, यहाँ पे सीधा ब्लीड आ जाए। यहाँ से तो कोई बात नहीं है इस किस्म का कि यहाँ से ब्लड निकल के यहाँ आ जाए। यहाँ से निकलेगा भी तो पैरेंकाइमा में जाएगा या फिर थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा या फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा, लेकिन ये कोई बात नहीं है उसके लिए आने के लिए। तो इसका मतलब ये था कि ये और ये दो चीजें अलग थी। ये हाइपरडेंस था, ये ब्लीड था। लेकिन ये जो हाइपरडेंस था ये बेसिकली इसका थ्रोम्बस था, जो कि आपका किस एरिया में था? इंटरनल सेरेब्रल वेन के अंदर, और जो आपका स्ट्रेट साइनस जा रहा होता है यहाँ से पीछे की तरफ, उसमें सारे के सारे उस एरिया को इन्वॉल्व किया हुआ था। तो जो दूसरा एवीएम एवीएम जो है ना उसमें आपको आर्टीरियल नॉर्मली स्ट्रक्चर्स भी नजर आते हैं, वीनस स्ट्रक्चर भी नजर आते हैं, लेकिन वीनस इस तरह हाइपरडेंस नहीं होगी। और ये याद रखें कि ये बच्चों में भी बहुत कॉमनली दिखाते हैं और बड़ों में भी काफी कॉमन होता है। तो इसलिए आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अगर जो इंटरनल सेरेब्रल वेन्स और ये जो आपका है क्या कहते हैं स्ट्रेट साइनस, इनका अगर थ्रोम्बस होगा तो वो फिर ब्लीड इसी एरिया में प्रेजेंट करेगा। और उसके बाद फिर मेरे ख्याल से ये उन्होंने विद कंट्रास्ट दिखाया था।
और इसमें भी वो जो है ना, आप ये देखें कि पोस्टीरियर सैजिटल साइनस, जो सॉरी ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सैजिटल साइनस, ये बिल्कुल सही इनहांस हुआ है, जबकि ये भी साइनस की जगह है, लेकिन ये इनहांस ही नहीं हुई, ये नॉन इनहांसिंग है। तो सारी बात है, थ्रोम्बस था, थ्रोम्बस वाले जगह पे तो ब्लड नहीं आ सकता ना, तो फिल नहीं हुआ। तो इसलिए ये इस तरह के पेशेंट्स को आपने हमेशा जो ये ड्यूरल साइनस थ्रोम्बोसिस के हैं, ये बड़े सिग्निफिकेंट होते हैं। उसके बाद ये था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसमें एक ब्लीड पड़ा हुआ था, ठीक है, काफी बड़ा सारा। और इसकी एज क्या थी पेशेंट की? 16 ईयर्स फीमेल, ठीक है। उसके बाद उसको एक्यूट हेडेक हुआ, और उसके बाद जो है ना वो उसको ब्लीड हो गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ये ब्लीड है, ये बेसिकली इंट्रापेरेन्काइमल ब्लीड है, ठीक है। जो आपके सेकुलर एनोरिज्मल ब्लीड्स होते हैं वो कभी भी इंट्रापेरेन्काइमल नहीं होते। उसकी रीजन क्या है कि वो जब ब्लीड करते हैं तो वो सब रेक्नॉइड स्पेस में पड़े होते हैं, क्योंकि जितनी वेसल्स हैं वो सारी सब रेक्नॉइड स्पेस में रन कर रही हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो ब्लीड करते हैं तो वो सब रेक्नॉइड स्पेस में स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं। एंटीरियर इंट्राहेमिस्फेरिक फिशर, सिल्वियन फिशर, बेसल सिस्टम्स का जो रीजन है वहां पे, या फिर जहां भी आगे बढ़ेंगे, उसके बाद फिर वो घूम फिर के वेंट्रिकल में भी आ सकते हैं, क्योंकि जो ये CSF है ये उल्टा चल पड़ता है। तो क्योंकि अगर वो बाहर ब्लीड हुआ है तो वैसे तो CSF फ्लो करता है लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड और फिर फोर्थ और फिर बाहर, लेकिन जब आपका ये हाइड्रोकेफलस डेवलप होता है तो इसमें जो है ना वो अंदर आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो था ना इसके अंदर आपका ये मोस्ट लाइकली जो था वेस्कुलर मैलफॉर्मेशन जो है इसमें मोस्ट लाइकली था। ना एमिलॉइड एंजियोपैथी थी, ना इसके अंदर हाइपरटेंशन थी। तो इसलिए जो है ना ये आपने वेस्कुलर मैलफॉर्मेशन के तौर पे इसको, और ये याद रखना है आपने कि इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो स्पॉन्टेनियस इंट्राक्रेनियल हेमरेज है इन यंग एडल्ट्स, तो उसमें लेस देन 45 में जो है वेस्कुलर मैलफॉर्मेशन नंबर 1, फिर ड्रग अब्यूज, फिर वीनस थ्रोम्बस, फिर वेस्कुलाइटिस, ठीक है। इसी सीक्वेंस से ये मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं लेस देन 45 ईयर ओल्ड फीमेल के, यानी मेल पेशेंट्स के अंदर, सॉरी, ठीक है। पहले नंबर पे AVM या वेस्कुलर मैलफॉर्मेशन, नंबर 2 पे फिर ड्रग, उससे कम ड्रग अब्यूजर, फिर उससे कम वीनस थ्रोम्बस, उसके कम वेस्कुलाइटिस। तो ये रीजन आपको पता होनी चाहिए कि अगर इनमें से कोई रीजन दी हुई है तो ये मोस्ट लाइकली जो 45 ईयर से कम में ब्लीड हुआ है तो वो है। और अगर 45 से ऊपर है तो फिर जो है आपके हाइपरटेंसिव हेमरेजेस भी हो सकते हैं, और अगर 65 से ऊपर है तो फिर एमिलॉइड एंजियोपैथीज को भी आपने कंसिडर करना है। तो इस तरह आपने इसको जो है ना वो डिवाइड कर लेना है। और जो हाइपरटेंसिव ब्लीड होते हैं उनकी भी लोकेशन थोड़ी सी बेसल गैंग्लिया की तरफ ज्यादा होती है, मतलब टूवर्ड्स मतलब इंटरनल कैप्सूल और ये वाली जो एरियाज हैं। और उसकी रीजन ये है कि जहाँ परफोरेटर्स होते हैं ना, जो डायरेक्ट ओरिजिनेट करते हैं वेसल्स, तो उनकी 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 टेरिटरीज में जो है वो उसको क्या कहते होते हैं, बुशार्ड एनोरिज्म्स। तो वो जो छोटे छोटे एनोरिज्म्स बनने शुरू हो जाते हैं और फिर वो ब्लीड करते हैं, तो फिर हाइपरटेंसिव ब्लीड होता है। अच्छा, ये पेशेंट अच्छा था, इसमें आप लोगों ने काफी ने जो है ना वो मतलब ब्रेन को ज्यादा नहीं यूज किया, लेकिन चलिए अच्छा है, एनर्जी प्रिजर्व रहती है इससे। अच्छा, इसमें जो था वो आपका मेजोरिटी ने क्या किया था, इन्फ्राटोटोरियल एपेंडाइमोमा। अच्छा, ये जो है ना, अब आपने सबसे पहले तो इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि हम जब पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर सोचते हैं, देखते हैं, तो हमें ना ऑटोमेटिकली उसके जो डिफरेंशियल्स है ना वो चार वही वाले याद आते हैं जो बच्चों में होते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो हमने डिफरेंशियल पढ़े हुए हैं ना, जिसमें पाइलोसिटिक एसोसिएटोमा है, ये है कौन सा है, मेडुलोब्लास्टोमा है, फिर एपेंडाइमोमा है, और फिर वो DIBG है, ब्रेन स्टेम ग्लाइकोमा, ये जो मोस्ट कॉमन चार ट्यूमर्स हैं, तो वो बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए नहीं है, ठीक है। बड़ों की जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा डिफरेंट है। और जो इसमें आपका है ना जो कोरॉइड प्लेक्सस पेपिलोमा है, जो इसके अंदर ठीक आंसर था, वो उसमें आपने ये याद रखना है कि जो इसमें एक मिनट है उधर, हाँ ठीक है, द मोस्ट कॉमन साइट इज जब व्हेन यानी कि कोरॉइड प्लेक्सस पेपिलोमा अकर्स इन एडल्ट्स, दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज इन द फोर्थ वेंट्रिकल। यानी कि जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका अगर यानी कि कोरॉइड प्लेक्सस पेपिलोमा एडल्ट एज में फोर्थ वेंट्रिकल में ज्यादा कॉमन है। वो ऊपर हम लोग वेंट्रिकल में अगर वो चीजें आ जाती है ना, हम चाहे वो एडल्ट एज भी है ना पेशेंट की, तो हम उसको कोरॉइड प्लेक्सस पेपिलोमा की तरफ ले जाते हैं। तो वो ये याद रखना आपने कि इंट्रावेंट्रिकुलर ट्यूमर्स एडल्ट के अंदर लेस लाइकली होंगे कि वो कोरॉइड प्लेक्सस पेपिलोमा होंगे। अच्छा, अब मसला ये है कि हाँ, अच्छा उसके अलावा और क्या थी ऑप्शन इसमें, आपके पास इंफ्राटेरिटोरियल एपेंडाइमोमा था, उसके बाद मेडुलोब्लास्टोमा था। मेडुलोब्लास्टोमा भी आपको पता है कि वो भी क्या कहते हैं उसको, बहुत यंग एज में होता है, इंट्रावेंट्रिकुलर मेटास्टेसिस और
सब एपेंडाइमोमा। अच्छा, अब इंट्रावेंट्रिकुलर मेटास्टेसिस, इंट्रावेंट्रिकुलर क्योंकि लीजन जो था ना वो बड़ा टिपिकल है कि इंट्रावेंट्रिकुलर बड़ा हुआ था। अब आप बताएं कि क्या आपने जो इंट्रावेंट्रिकुलर मेटास्टेसिस ऐसे देखे हैं, और अगर ऐसे देखे हैं तो वो किसके साथ होते हैं? वो नॉर्मली किसी ड्रॉप मेटास्टेसिस के साथ होते हैं। प्राइमरी जो मेटास्टेसिस मेटास्टेटिक अगर इन्वॉल्व करती है यानी कि मेनिंजीज को किसी भी वजह से, तो वो नॉर्मली किस तरह होती है? वो लेप्टोमेनिंजियल नोडुलर थिकनिंग देती जाती है। वो वेंट्रिकल्स के अंदर इतना कॉमनली एक्सटेंड नहीं होती। वो आप लोगों को भी आइडिया है कि आपने देखा होगा कि हाँ, इंट्रावेंट्रिकुलर मेटास्टेसिस हुई होती है, लेकिन वो ड्रॉप मेटास्टेसिस होती है। ड्रॉप मेटास्टेसिस किसके वजह से होती है? नॉर्मली एपेंडाइमोमा की वजह से, मेडुलोब्लास्टोमा की वजह से, जीपीएम अगर एक्सटेंड कर जाए उसकी वजह से। लेकिन वहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, व्हाई नॉट हाइड्रोकेफलस? इसमें अगर इसमें ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें हो सकता है सीएसएफ यानी कि वो मतलब ओवर प्रोडक्शन हो, कॉमन होता है, लेकिन ये कोई उसके अंदर मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पापिलोमा ने हर वक्त अपनी परफॉर्मेंस पूरी दिखानी है या उसने बहुत ज्यादा जो सीएसएफ है वो प्रोड्यूस करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसमें ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने उसमें लाजमी करना है। और कार्सिनोमा इसलिए नहीं है कि कार्सिनोमा इन्वेट करता है, और इसकी और पेपिलोमा में फर्क ही सिर्फ इस वजह से होता है। चलें जी, इसमें ये आप लोगों के सिर्फ 7 लोगों का ठीक था, बाकी सारे आगे पीछे ही हो गए थे। अच्छा जी, उसके बाद फिर एक ये था, इस ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, क्योंकि जो एक यहाँ पे लीजन है जो कि किस जगह पे जा रहा है, मैकल्स जो आपका केव है उसके अंदर आगे एक्सटेंड कर रहा है, और वही के ब्रेन स्टेम से आगे की तरफ गया है, जो कि यहाँ पे मैकल्स केव का एरिया होता है उसके अंदर आ जाता है। तो ये जो ट्यूमर है जो इस तरह निकल के सीधा आगे चला जाता है, एक होता है ट्यूमर जो निकलता है लेटरल जाता है यहाँ पे ब्रेन स्टेम के साथ, सीपी एंगल में जो पड़ा होता है वो तो श्वानोमा होता है, लेकिन जो इस तरह निकल के आगे चला जाए सीधा, तो वो हमेशा ट्राइजेमिनल यानी कि श्वानोमा जो है वही होता है, और इंट्राक्रेनियल है, और उसके साथ इसकी लोकेशन याद रखें क्योंकि ये भी बड़ा कॉमनली दिखाया जाता है। और ये पेशेंट किसके साथ ज्यादा प्रेजेंट करते हैं? ये नॉर्मली ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के पेशेंट्स होते हैं, और पेशेंट जो हिस्ट्री देते हैं वो भी इसी तरह की ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया टाइप की पेशेंट हिस्ट्री देते हैं। तो इसलिए इसमें हमने याद रखना है कि इसमें जो ये था वो इसका ये मोस्ट लाइकली डिफरेंशियल था। उसके बाद फिर अगला पेशेंट था, वो था 24। अच्छा, उसमें वेरी गुड, ये माशाल्लाह आप लोगों ने अच्छा किया कि इसमें आपको सारे के सारे वो जो एबनॉर्मल एरियाज मिल रहे थे, और उसके बाद इसमें प्री प्रोग्रेसिव प्रोप्टोसिस थी, और ये सारे के सारे टिपिकल जो न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 का स्पेक्ट्रम होता है, ये सारे के सारे उसी में फिट इन करते हैं। उसके बाद जैसे अगला ये था, ये भी पेशेंट ऑलमोस्ट वही इनवेरिएबली NF1 का था, कि इसमें भी सारे का सारा जो ऑप्टिक, इसमें इवन के आपको एक जो, हाँ ये देखें, ये ऑप्टिक रेडिएशन तक के जो एरियाज हैं ना, और वो भी ऑप्टिक क्याज्म और ऑप्टिक रेडिएशन तक के जो एरियाज हैं, ये सारे के सारे इन्वॉल्व हुए हुए हैं। तो ये ऑप्टिक पाथवे ग्लायोमा होते हैं, और इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि ये मेरे ख्याल एक दो ऐसे ट्यूमर्स में से हैं जो लो ग्रेड होने के बावजूद बहुत एनहांस करते हैं। ये हमेशा इनवेरिएबली जो है WHO ग्रेड 1 ही होते हैं, WHO कैटेगरी के अंदर लो पिनाइन लीजन है, लेकिन एवरली इनहांसिंग होते हैं, ये कभी भी नॉन इनहांसिंग नहीं होते। तो ये याद रखना आपने। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो आपका 26 नंबर क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें ये बेसिकली जो पेशेंट था, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक तो ये थी कि सिस थी, और दूसरा ये सॉलिड सा इनहांसिंग एक लीजन भी उन्होंने साथ मार्क किया हुआ था जो कि इसके साथ था। तो ये जो था पेशेंट, ये इसके अंदर एक तो इसमें इंट्रा पेरोटिड सिस्ट थी बायलैटरल, ठीक है, सॉलिड इंट्रा पेरोटिड लीजन था, और ये जो था वो लिम्फो एपिथेलियल लीजन्स ऑफ जो है बिल्कुल HIV के अंदर एलियल्स होते हैं, ये उनके लिए था, ठीक है। तो इसलिए ये आपने, मैंने पिक्चर भी इसलिए दिखाई थी कि आपको इसमें आइडिया हो। और ये कि जो आपका HIV के साथ जो इस तरह के लीजन प्रेजेंट करते हैं, ये पड़ा बाहर, इसको देखें यहाँ से, ये जो है ना ये सिस्ट है, ये सिस्ट है, ये सिस्ट है, और ये जो बाहर इनहांसिंग एरिया है ना, ये वाला, और मेरे ख्याल से ये वाला, लेकिन ये ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो ये सॉलिड इतना कि इनहांस करता है इसमें,
जो HIV के पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा एविड एनहांसमेंट नहीं आ रही होती, क्योंकि एविड एनहांसमेंट के लिए कई दफा आपकी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होना जरूरी है, और उनकी इन्फ्लेमेशन या ऑटो इम्यून सिस्टम या जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज ही होता है। ये बिल्कुल ठीक किया आप लोगों ने कि इसमें वाहिद एक ही जो ट्यूमर आपको जो प्लेसेंटा का है, कोरेंजियोमा, कोरियोएंजियोमा, तो वो इसमें था, और वो सारी बात है कि लीजन था और 35, बाकी सारा कुछ ठीक था, लेकिन प्लेसेंटल मैस था। और ये पिक्चर भी इसलिए दिखाई गई थी कि ये आपको एक इसके अंदर अगर कोरियोएंजियोमा हो तो वो किस तरह का नजर आता है। तो वो ये बेसिकली प्लेसेंटल टिश्यू का ट्यूमर है, और वो भी सारी बातें जब डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद फिर ये जो है इसको भी रिमूव कर देते हैं। ये माशाल्लाह आप लोगों ने सही पिक कर लिया था। ये बेसिकली जो है सब कॉर्टिकल इसके जो ट्यूबर्स हैं, और जो ये उसके अंदर मुख्तलिफ जो ये यानी कि इसकी टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये कॉर्टेक्स के बिल्कुल नीचे उसी तरह की पिक्चर में जो जिस तरह यानी कि आपके सब कॉर्टिकल एरियाज हैं उनके सब कॉर्टिकल ट्यूबर्स हैं, और साथ फिर जो आपके वो दूसरी जो इमेज था उसमें ये मेरे ख्याल है ये जो सब एपिडर्मल नोड्यूल्स होते हैं, जो इसमें से एक ये बड़ा हो गया हुआ है जो कि फिर जॉइंट सेल एस्ट्रोसाइटोमा की तरफ चले जाता है। तो लेकिन है ये सब एपिडर्मल एपिडर्मल नोड्यूल्स इसके अंदर। तो ये था बेसिकली ट्यूबरस स्क्लेरोसिस का पेशेंट। उसके बाद फिर ये था एक अच्छा मजेदार पेशेंट, ये मेरा ख्याल है जो है एक चीज इसमें मैं फिर वही बताऊंगा। सबसे पहले तो आप इस इमेज को देखें ना, जो पहला इमेज था। एक मिनट मुझे बंद कर देना। हम्म। अच्छा, इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स है इसमें आप ये देखें। एक तो ये वो गैस आ रही है, फिर यहाँ पे गैस आ रही है, फिर यहाँ रेक्टम तक गैस आई पड़ी है, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो जहन में ये बात लेके आनी है कि जो प्लेन में फाइंडिंग्स हैं वो याद रखनी है कि दरमियान में एक मतलब बबल सा है, ठीक है। और उसके बाद ये सारे का सारा जो है लार्ज बाउल की गैस है यानी कि, और यहाँ पे भी बाउल गैस है। अच्छा, अब पहली चीज क्या, ये जो पहली ऑप्शन थी ड्यूडिनल ट्रीजिया, जो दूसरी ऑप्शन थी और जो कि मेरे ख्याल से मोस्ट फेवरेट ऑप्शन रही है सिक्का में, तो उसमें ये जो और इसकी जो ये एयर है, ये आप लोगों की जो ड्यूडिनल ट्रीजिया का पेशेंट होता है उसमें इतनी अच्छी एक्सप्लेन कभी भी इस तरह की डिस्टल एयर नहीं होती, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बहुत लेस लाइकली है कि वो इस तरह के पैटर्न के साथ है, क्योंकि एट्रीजिया का मतलब है ब्लॉक क्या खत्म है। उसमें सिर्फ एक सिनेरियो था जो मैंने आपको बताया था कि उसको ड्यूडल एट्रीजिया ऐसी जगह पे हो जहाँ पे जो लेसर और मेजर मेजर और माइनर पेपिला के दरमियान में हो, तो फिर ये होगा कि वो उधर से निकल के पेंक्रियाटिक डक्ट से होके एयर इधर आ जाएगी तो आ जाए, लेकिन वो बहुत लेस लाइकली है, ठीक है। तो इसलिए अगर एयर आपको डिस्टल बाउल में मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि ड्यूडल एट्रीजिया तो आपका रूल आउट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी ऑप्शन क्या थी कि क्या ये वो टिपिकल डबल बबल है जो आप लोग सोचते होते हैं, तो वो वैसा बिल्कुल कोई डबल बबल नहीं है। ये तो इतना बड़ा सारा, ये छोटा सा एक बबल ये पड़ा और एक ये पड़ा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन ये थी कि मिडगट वाल्वुलस। मिडगट वाल्वुलस के अंदर जो ये वाले थे आपके लीजन, ये आपको बड़े अच्छे तरीके से बता रहे थे कि हाँ कहाँ गया ये वाला, ये देखें कि यहाँ पे ये स्टमक आ रहा है और ये आते ही यहाँ बंद हो गया। जबकि जो मिडगट बल्बुलस होता है उसमें क्या होता है, उसमें स्कॉट स्क्रू लाइक अपीयरेंस होती है कि उसमें वो नीचे आती है, उसके बाद फिर वो यूं ट्विस्ट 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 करती हुई जो है वो जो स्मॉल बाउल के अंदर जो कंट्रास्ट जा रहा था वो आपको नजर आ रहा होता है। और इसलिए चूंकि यहाँ पे तो आके ये नैरोड हो गया है, बंद हो गया है, और स्टमक इस तरह नजर आ रहा है और ड्यूडेनम का ये वाला पार्ट क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो आपका मोस्ट लाइकली था वो एनुलर पैंक्रियाज इसका डायग्नोसिस था। और क्योंकि जो ड्यूडेनल एट्रीजिया था वो एयर की वजह से नहीं हुआ, ड्यूडेनल वेब हो सकता था इसमें उन्होंने कहा था, लेकिन इसमें आपको फिर अगर वो ड्यूडेनल वेब दिखाते तो फिर आपको वेब की जो जिस तरह वो होता है क्या कहते हैं उसको, जो एक वो एयरपोर्ट्स पे जो लगे थे बैलून से, वो जो एयर डायरेक्शनल बैलून होता है उस टाइप की अपीयरेंस भी नजर आनी चाहिए थी। हाँ विंड सॉक बिल्कुल सही। तो विंड सॉक जो अपीयरेंस होती है वो आपकी उस तरह की भी अपीयरेंस नजर आनी चाहिए थी, लेकिन वैसी कुछ नहीं आई थी नजर। तो इसका मतलब ये था कि ये पेशेंट जरूरी नहीं कि अगर आपको इस तरह का एक टिपिकल ऑब्स्ट्रक्शन इस लेवल पे दिखाई जाए तो वो लाजमी ड्यूडेनल एट्रीजिया होगा। वो उसके अलावा एनुलर पैंक्रियाज भी ऐसे ही प्रेजेंट कर सकता है कि उसमें उसने उसको बंद किया हुआ है, नैरो डाउन किया हुआ है, लेकिन फिर भी स्टिल कुछ ना कुछ तो क्रॉस कर रहा है ना, कि उसने उसको कंप्लीट ऑक्लूड नहीं किया हुआ लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन जरूर की हुई है, क्योंकि ड्यूडेनल एट्रीजिया में तो कंप्लीट ऑक्लूजन हो जाती है उसकी। उसके बाद जो है ना फिर ये था इसमें
आपके पास दो चीजें थी, एक तो आपके ये डायलेटेड सारे जो थे चैनल्स अंदर पड़े हुए थे जो कि डिफरेंट तरीके से डायलेटेड थे, सेंट्रल डॉट साइन आ रहा था इसके अंदर। उसके अलावा जो था इसके अंदर जो इसकी किडनीज थी मेरे ख्याल है वो भी एपीकेडी स्पेक्ट्रम में आ रहा था। तो ये दोनों चीजें, सॉरी, इन दो चीजों को ना साथ को एग्जिस्ट भी करती है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर के आपकी जो सिस्टिक रीनल डिजीज और साथ कैरोलिस डिजीज है इनके साथ एसोसिएशन भी है कि ये को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो था ये कैरोलिस डिजीज ही इसका डायग्नोसिस था। तो यहाँ पे अब हमारी जो टेस्ट डिस्कशन है वो हो गई खत्म, और अब आप लोग जो है वॉलंटियर्स के तौर पे जो है वो आ जाए, ताकि फिर हम जो है आप लोगों से बाय वे स्टार्ट करें।